हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी में लेज़र्स का क्या रोल है और लेज़र्स एंजियोप्लास्टी के साथ यूज़ किया जाता है, एज ए ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है क्या एंजियोप्लास्टी के बदले और स्टेंट्स के बदले, या ये एक एडजूमेंट या एडजंक्ट है एंजियोप्लास्टी के साथ उसकी टेक्नोलॉजी को मदद करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल है आपके लिए, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये टॉपिक को आप एंड तक देखें। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का क्लिनिकली यूज़फुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट हम जब भी उनके लिए लाएँ मेरे सब्सक्राइबर्स को उनका नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि वो मेरे कंटेंट को जल्दी देख सके और उनको उसका लाभ मिल सके। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है लेज़र्स इन एंजियोप्लास्टी के बारे में। बेसिकली ये एक बहुत ही फैंसी चीज़ है और काफ़ी लोग इस बारे में पूछते हैं। रीज़न बीइंग, बाकी फील्ड्स में लेज़र्स का अच्छा रोल है, खासकर किडनी की पत्थरियों के मामले में, आँखों की सर्जरी के मामले में, काफ़ी चीज़ों में अलग अलग तरह के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए या चीज़ों को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि आँखों में जब हो सकता है तो हार्ट में क्यों नहीं हो सकता, हार्ट में इसका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, और क्या एंजियोप्लास्टी में स्टेंट्स के बदले लेज़र से हम ब्लॉकेजेस को कट करके स्टेंट्स को अवॉइड कर सकें, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ऐसा इसलिए भी है कि काफ़ी लोगों के मन में स्टेंट्स को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें लगता है स्टेंट अगर डाल दिया तो वो एक फॉरेन बॉडी है। ऑब्वियसली फॉरेन बॉडी तो है, लेकिन क्या वो हमें नुकसान करती है, और क्या उसको अवॉइड करके या उसको नहीं करके हम बॉडी का एक्चुअल में कुछ भला कर पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में नहीं रहता। काफ़ी इसमें गलतियाँ इस तरह की बातें सिखाने वालों की भी है, जो लोगों को इस तरह से समझाकर भ्रमित करते हैं। लोग उसकी वजह से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी चीज़ों या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में जाते हैं जिसका उनको भी ज़्यादा पता नहीं रहता। तो इसलिए आज हम बात करेंगे लेज़र्स का एंजियोप्लास्टी में क्या रोल है और क्या एक्चुअली ये एंजियोप्लास्टी के बदले यूज़ किया जा सकता है या नहीं। बेसिकली एक्साइमर लेज़र एंजियोप्लास्टी यानी एक्साइमर लेज़र्स का एक मोडालिटी है, उसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें बेसिकली ज़ीनॉन क्लोराइड होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज में काम करता है और हार्ट के टिश्यूज़ को या जो एरियाज़ को हमें गलाना है उस एरिया को वो जला सकता है। बाकी किसी भी लेज़र को यूज़ कर पाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उनके टेम्परेचर्स जो हैं हार्ट के टिश्यू के हिसाब से उतने एडजस्ट नहीं हो पाते, इसलिए जिससे उनको हम जब यूज़ करते हैं तो हार्ट का टिश्यू बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, गल जाता है और उसमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हार्ट की दीवारें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आउट ऑफ लेज़र्स सिर्फ एक्साइमर लेज़र ही ऐसा है जिसको हम हार्ट के एंजियोप्लास्टीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसकी भी कुछ सिलेक्टिव इंडिकेशंस है। बेसिकली अगर कोई ब्लॉकेज ऐसा है जो कि इतना ज़्यादा हार्ड है कि रेगुलर एंजियोप्लास्टी टेक्निक से कट नहीं हो पा रहा है या वहाँ पे जगह नहीं बना पा रहे हैं, स्पेशली नलियों में जहाँ कैल्शियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। उम्रदराज पेशेंट्स में कभी कभार नलियों में कैल्शियम ज़्यादा जमा होने की वजह से नलियाँ की दीवार हार्ड हो जाती है। ऐसी नलियों को अगर हम सिंपल कन्वेंशनल एंजियोप्लास्टी टेक्निक से अगर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बलून्स एक्सपैंड नहीं होते, और ज़बरदस्ती अगर ऐसी जगहों पे हम स्टेंट डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं तो स्टेंट डैमेज या फ्रैक्चर हो जाते हैं और तुरंत ही उनमें रीब्लॉकेज आ जाता है, वो सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। तो कैल्सीफाइड नली के एंजियोप्लास्टी में लेज़र्स का अच्छा रोल है। हालांकि ये भी बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल है और प्रिडोमिनेंटली अभी भी रिसर्च टूल ही है। ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी हार्ट के फील्ड्स में उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। रीज़न बीइंग कि इसके इंडिकेशंस बहुत कम हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली अगर हम लेज़र गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रूटीन एंजियोप्लास्टी से कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। रूटीन एंजियोप्लास्टी अलग अलग हॉस्पिटल में 80,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक किया जाता है इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो। लेकिन अगर हम लेज़र टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लेज़र कैथेटर को ही यूज़ करना, उसकी मशीन का कॉस्ट, उसके कैथेटर टेक्नोलॉजी का कॉस्ट, उसके बलून्स का कॉस्ट, ज़्यादातर ये बलून्स और टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ एंड थ्रो टाइप की डिवाइसेस रहती हैं कि एक बार आपने यूज़ करके फेंक देना है। तो ये चीज़ें हॉस्पिटल्स को भी बहुत कॉस्टली पड़ती हैं और एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को वो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से रेगुलर एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट जो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास था वो बढ़ के 5-7 लाख 8 लाख तक पहुंच जाता है एक सिंगल स्टेंट के लिए। और उसमें भी स्टेंट तो यूज़ करना ही पड़ता है, वो स्टेंट के बदले टेक्नोलॉजी है ऐसा नहीं है। लेज़र जो है हम हार्ट के ब्लॉकेजेस को काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेंट के लिए जगह बनाने के लिए, पर स्टेंट के बदले यूज़ कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो
कैल्सिफाइड या हार्ड लेजन्स में जगह को कट करके एक स्पेस क्रिएट कर देता है जहाँ पे हम स्टेंट को डिप्लॉय कर सके और उसे प्रॉपर्ली एक्सपैंड कर सके, स्टेंट में डैमेज ना हो, इसके लिए हम दीवारों को जो हार्ड पोर्शन है उसको कट करके ओपन आउट कर सकते हैं। यानी ये कटिंग वाला काम इससे हम कर सकते हैं। इसके बदले और भी टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे रोटाब्लेशन आता है, जिसमें एक डायमंड कोटेड ड्रिल होती है जिसे ड्रिल करके हम जगह बनाते हैं और वहाँ पे स्टेंट डिप्लॉय करते हैं। ये टेक्निक ऑलमोस्ट 30-40 साल से जब से एंजियोप्लास्टी डेवलप हुई, ये कैल्सिफाइड नलियों को ट्रीट करना मुश्किल था, इसलिए रोटाब्लेशन की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 10-15 साल से अवेलेबल है। काफ़ी केसेस में इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका कंपेरेटिवली कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें रेगुलर एंजियोप्लास्टी के बदले लगभग 1 लाख जैसा कॉस्ट बढ़ जाता है, 1 से 1.5 लाख, पर लेज़र में कंपेरेटिवली कॉस्ट 3 से 4 लाख जैसा बढ़ जाता है। तो इसलिए कंपेरेटिवली ये कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, स्टेंट्स के बदले नहीं है। जहाँ रूटीन एंजियोप्लास्टी या रोटा से या IVL से ये सब टेक्नोलॉजी से बात ना बने, वह लेज़र्स को यूज़ कर सकते हैं। बट डिवाइस का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट इतना ज़्यादा है, कैथेटर्स का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि इसको रूटीन केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। और एंजियोप्लास्टी का एडजंक्ट या एडजुवेंट है, उसके सपोर्ट करने के लिए है, उसके बदले नहीं है, उसको हेल्प आउट करने के लिए है। उसके से स्टेंट लगाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी में डबल पल्स याग और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक और इसका यूसेज था, जिसमें जो भी क्लॉट्स हैं या नली में अगर खून के थक्के हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें से कंटिन्यूस CO2 लेज़र और पल्सल याग लेज़र इसको ट्राई किया गया था कि हार्ट की नली में अगर कोई ब्लड के क्लॉट्स हैं या खून के थक्के हैं तो उनको डिज़ोल्व किया जा सके, लेज़र से उनको गला के अब्जॉर्ब वो हो जाएं और एक तरह से वो एयर में कन्वर्ट हो जाएं या छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए भी लेज़र्स को यूज़ किया गया है और इसमें कुछ रोल है इसका, लेकिन ऑब्वियसली ये सब चीज़ों को करने में कॉस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और जो थ्रोम्बस को हम एस्पिरेट करके बाहर निकाल सकते हैं और स्टेंट डिप्लॉय कर सकते हैं, या जहाँ पे हम उनको खून पतला करने की दवाइयों से गला सकते हैं, वहाँ पे लेज़र को यूज़ करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं साबित होता, कॉस्ट कई गुना बढ़ जाता है और पेशेंट को ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा फ़ायदा बहुत है ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट कॉमन लोगों के दिमाग में है कि नया है तो बेहतर है या लेटेस्ट है तो बेहतर है या कोई फैंसी चीज़ है तो वो बेहतर है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से, ऐसा यूजली नहीं है। यूजली फैंसी चीज़ों का जब तक प्रॉपर एविडेंस या डेटा अवेलेबल नहीं हो तब तक उसको रूटीन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसको हेल्प आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन डिफ़िकल्ट केसेस, पर रूटीन केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे लेज़र्स का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो इतने हॉट होते हैं और टिश्यू को इतना डैमेज करते हैं कि उसमें टिश्यूज़ में ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए एक्साइमर लेज़र को ही ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जा सकता है। और नलियों के ब्लॉकेजेस या ऑलरेडी जो हार्ट ब्लॉकेजेस हैं उनको कट करने के लिए या क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको करने की टेक्नोलॉजी ये है कि एक स्पेशली डिज़ाइन वायर या कैथेटर आता है जो कि एक बाल जितना पतला होता है, 0.018 इंच का ये बाल जैसे वायर होता है। इसको हम रेगुलर जो एंजियोप्लास्टी का वायर होता है उसके साथ नलियों में इंसर्ट करते हैं और उसके टिप के ऊपर एक रिफ्लेक्टर रहता है या एक लेज़र का बीम को ट्रांसमिट करने वाला एक डिवाइस रहता है जो कि वहाँ पर बाहर की कंसोल से कनेक्ट करके उसको फिर वो एरिया में हम लेज़र बीम को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बेसिकली ये लेज़र्स को हम हार्ट के क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए और हार्ट ब्लॉकेजेस को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंजियोप्लास्टी के बदले ये टेक्नोलॉजी नहीं है, एंजियोप्लास्टी को सपोर्ट करने के लिए एक एडजुवेंट जैसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम एंजियोप्लास्टी की मदद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम्स यही है कि कॉस्ट ऑफ थेरेपी इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर केस में हम इसको रेगुलर यूज़ में नहीं कर सकते अनलेस एंटिल कोई केस रेगुलर एंजियोप्लास्टी में टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। सेकेंडली ये है कि कैथेटर्स इतने कॉस्टली आते हैं और सिंगल यूज़ एंड थ्रो कैथेटर्स रहते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में जहाँ पे नहीं फीजिबल होता वहाँ पे इनको नहीं यूज़ करना ही ज़्यादा जस्टिफाइड रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें स्टेंट ही डिप्लॉय करना है और स्टेंट का अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब उसको हम सिंपल टेक्नोलॉजी से करें या फैंसी टेक्नोलॉजी से करें, हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका चाहिए जिससे हम अच्छी तरह से स्टेंट को कर सकें और पेशेंट को अच्छे रिजल्ट दे सकें विदाउट क्रिएटिंग अननेसेसरी कॉस्ट। अगर हम सेम काम को करने में एक अमाउंट ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं और दूसरे काम में वही चीज़ को करने में वैसे रिजल्ट देने में हम 4 गुना या 5 गुना कॉस्ट कर दे रहे हैं, तो पेशेंट के लिए वो उतना एडवाइजेबल नहीं है। पेशेंट को उल्टा फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही देगा। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया कि लेज़र्स बेसिकली एंजियोप्लास्टी में उनका क्या रोल है। भले ही एक फैंसी टेक्नोलॉजी है जो कि हार्ट बॉडी के कुछ और पार्ट्स में जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, आँखों में, किडनी के स्टोन्स वगैरह में, काफ़ी चीज़ों में हम इनको आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन ये हार्ट के एंजियोप्लास्टीज़ में अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जहाँ पे भी अवेलेबल है वो एंजियोप्लास्टी को सपोर्ट करने के लिए है, उसके बदले नहीं है। और उसके करने से स्टेंट नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, स्टेंट उसमें भी यूज़ करना ही पड़ेगा। स्टेंट को डिप्लॉय करने में मदद करने के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। और बेसिकली जो इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह के द्वारा एक लेज़र बीम हार्ट की नली के अंदर ट्रांसमिट कर दी जाती है, उससे जो हार्ट का टिश्यू हमें कट करना है उसको हम कट करके या जला के उसको ओपन आउट कर सकते हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी हो सकता है फ्यूचर में एंजियोप्लास्टिक के बदले या एज अ मच मोर सपोर्टिव रोल में आगे आए, इसके आगे भी कुछ यूजेस निकले, बट एज ऑफ नाउ इसके बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी हार्ट की एंजियोप्लास्टी में एंजियोप्लास्टी के बदले तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन सपोर्टिव रोल में भी इसका सपोर्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसर्न्स एंड अदर इश्यूज़। मेरे चैनल का बेसिक कंसेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और गूगल की मदद हर चीज़ में ना लेनी पड़े। डॉक्टर्स कई बार आपको जब आप पूछते हैं तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो आपको पूरी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी पड़ती होती है, जिसको पूरी तरह से समझे बिना अगर हम फॉलो करते हैं तो फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि हम साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट को आप यूटिलाइज़ कर सकें और इसकी मदद से अपने पेशेंट को और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स पर हमें नीचे फ्यूचर में वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में लिख के हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ, एंड आई थैंक यू ऑल कि आपने पेशेंटली मेरे टॉपिक को सुना और समझा, एंड आई होप कि आपसे को इससे एटलीस्ट कुछ आपके मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए होंगे और आपको इसके बारे में, टॉपिक के बारे में कुछ बेटर समझ मिली होगी, और इस चीज़ को आप यूज़ करके अपनी लाइफ को और अपने हेल्थ को बेटर कर सकेंगे। सो आई अगेन थैंक यू ऑल फॉर वेरी पेशेंट लिसनिंग। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इस तरह का अच्छा कंटेंट और यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।